एनडीए में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। इसी हफ्ते हो सकता है शपथ ग्रहण। एनडीए के दलों से बातचीत के बाद यह फैसला, जेडीयू टीडीपी से बातचीत करेगी बीजेपी। अमित शाह, जेपी नड्डा को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने की कवायद तेज हो गई। कल देर शाम हुई एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। इसके साथ ही 15 पार्टियों के 21 नेताओं ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। सूत्रों की माने तो 7 जून को राष्ट्रपति ने एनडीए सांसदों को मिलने का समय दे दिया है। उसके बाद ही सरकार बनने का दावा किया जाएगा। एनडीए के घटक दलों को पूरा विश्वास है कि एनडीए सरकार सही तरीके से चलेगी। मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद घटक दलों की बैठक में शामिल हुए। मीटिंग से पहले चंद्रबाबू ने साफ कहा कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। We are in NDA. In course of time, anything will. नीतीश कुमार भी जब दिल्ली आए तो उन्होंने भी एनडीए की मीटिंग से पहले पीएम आवास जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मीडिया के सवालों के जवाब में नीतीश ने कहा, एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश के बारे में एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी नेता जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। और इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने सभी सीएम को दिल्ली बुलाया। कल दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि 60 साल तक देश में शासन करने के बाद भी 99 पर क्यों कांग्रेस अटक गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार की बेगूसराय सीट से जनादेश पा लिया। उन्होंने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के बयानों पर कहा, 2014 और 2019 में भी बीजेपी बहुमत के बाद भी एनडीए की ही सरकार चला रही थी। तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे, भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे। वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने सलाह दी कि वो मुगालतों में ना रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सिक्का के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सिक्का गिरे और उसका छाली वो खाए। तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। सियासत में तस्वीरों का बड़ा अहम रोल होता है। ऐसी एक तस्वीर तमिलनाडु के सीएम और इंडिया गठबंधन के सदस्य एमके स्टालिन और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के सामने आई। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। इस तस्वीर के सामने आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के विरोधी गठबंधन में शामिल हैं। दोनों ही अपने अपने गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। मुलाकात के बाद स्टालिन ने एक्स पर लिखा, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। बहरहाल सियासत के खेल में माना जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया की मीटिंग में लिया गया फैसला सही समय पर सही समय का इंतजार करेंगे, ये कहा है खरगे ने। एक तरफ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के प्रमुख पार्टियों के 33 नेताओं ने मीटिंग में हिस्सा लिया। सभी सहयोगी दलों की बैठक के बाद ये तय किया गया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा। गठबंधन ने तय किया है कि जो भी करेंगे लोकसभा के अंदर करेंगे, लोकसभा के फ्लोर पर लड़ाई लड़ेंगे।
This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इंडिया की बैठक में गठबंधन के विस्तार पर चर्चा हुई। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि समान विचारधारा के दलों को गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि हम एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि अभी समय का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जीत मिलने के बाद घटक दलों में जोश है। दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई जिसमें सभी दलों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हालांकि अभी सरकार बनाने का दावा नहीं किया गया, लेकिन समय का इंतजार करने पर सहमति बनी है। बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं सभी उपस्थित थे। खरगे साहब के घर में बैठक हुई। सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खरगे जी, शरद पवार साहब, स्टालिन साहब, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी सभी थे। और हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है। तो करने वाले लोग हैं, तो हमको जब मौका मिलेगा एप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। और इंडिया गठबंधन की बैठक में कैसे तय हुआ सरकार बनाने का दावा न पेश करने का प्लान, किसने की थी ये पहल, आइए देखते हैं रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ने यह प्रस्ताव रखा कि उन्हें सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र और चुनाव में जीती सीटों का हवाला दिया। जानकारी के मुताबिक सोनिया के प्रस्ताव के बाद सभी दलों के नेताओं ने उनकी बात मान ली। सोनिया ने कहा सियासी लड़ाई संसद में की जानी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि हमें अपने तेवर बनाए रखना चाहिए और जनता के बीच फ्रंट फुट पर रहना चाहिए। हमें अपने मुद्दों पर अडिग रहना चाहिए। नीतीश कुमार इस वक्त काफी डिमांड में है। फ्लाइट में नीतीश और तेजस्वी की साथ साथ तस्वीरें सामने आई और उसके बाद दिल्ली में हलचल काफी मच गई। दोनों के बीच मुलाकात हुई और क्या बात हुई, ये बड़ा सवाल है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार को लेकर उस समय हलचल तेज हो गई जब नीतीश और तेजस्वी यादव कल एक ही फ्लाइट से दिल्ली आते दिखे। दोनों चाचा भतीजे पहले आगे पीछे बैठे नजर आए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नीतीश आगे बैठे हैं और ठीक उनके पीछे तेजस्वी हैं। थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दोनों एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। इस तस्वीर की गूंज दिल्ली तक पहुंची। प्लेन में तेजस्वी नीतीश की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। इंडिया की बैठक में शामिल होने आए तेजस्वी यादव से जब नीतीश के साथ मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। नहीं, सलाम दुआ हुई, फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई, पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश के बारे में हमेशा ही कहा जाता है कि जिधर सत्ता उधर नीतीश कुमार। नीतीश पलटी मारने में माहिर हैं। चुनाव से पहले पलटी मारकर एनडीए के साथ आए हैं। अब सवाल है कि क्या नीतीश पलटी मारेंगे या अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो हार की समीक्षा करेंगे। टीवी 9 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सीएम बनाने के लक्ष्य को लेकर चले थे, वो हासिल हो गए। सोच समझकर आप चुनाव लड़ते हैं, क्या हो गया, कैसे देखते हैं इस चुनाव परिणाम को, इस जनमत को, इस जनता के जनादेश को कैसे देखते हैं? हम सभी लोग जनता के बीच में गए। एनडीए गठबंधन के सभी लोग जनता को समझाने का जो हम लोगों के पास था, लोगों ने बताया। मोदी जी के काम को, योगी जी के काम को हम लोगों ने बताया। और जो
यथार्थ मोदी जी ने किया है, शायद कोई कर नहीं पाया गरीबों के लिए। कांग्रेस और सपा की सरकारों में अनाज गोदामोों में सड़ रहे थे। ये सवाल जाके पूछो कांग्रेस से कि 99 सीट जीतने वाले आप किस मुंह से कांग्रेस सरकार बना रहे हो दिल्ली में? 293 सीट जीतने वाला सरकार बनाएगा कि तुम बनाओगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग जनता के बीच में गए, जनता को हम लोग समझाने में फेल रहे या जनता हम लोगों की बात समझने में फेल रही? आप बताओ, कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया? 80 करोड़ अनाज क्यों नहीं दिया? गोदामों में सड़ रहे थे, क्यों नहीं दिया? अगर अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम की प्रशंसा नहीं करेंगे? अच्छे काम की चर्चा जनता के बीच में नहीं करेंगे? महिला बिल 33% आरक्षण क्यों नहीं पास किया कांग्रेस सपा ने मिलके? सरकार थी। अगर उसको मोदी जी ने किया है तो हम लोग इन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में गए। आज सोलर पैनल के माध्यम से बिजली फ्री देने की योजना हम लोग बना ली है, मोदी जी बना ली है। हम उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव हारना जीतना जो एक लक्ष्य हम लोगों का था, एक लक्ष्य तो हम लोग को मिला ना। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी राम के नाम पर व्यापार करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है कि ये काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार अवध क्षेत्र में हुई है। अयोध्या ही नहीं, अवध क्षेत्र की 90% सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। एक अनुमानित आकलन करते हुए नजर आए और ये आंकड़े अपने आप में बहुत लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत। अयोध्या के 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी उम्मीदवार हार गए। अयोध्या से लेकर बलिया तक बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। फैजाबाद में बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता ने बीजेपी की पोल खोल दी है। ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं। राम तो जन जन में हैं। राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई। अवधेश प्रसाद जीत को लेकर गदगद हैं और इसका श्रेय जनता को दे रहे हैं। और शिमला के जंगलों में आग लगने की 1500 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। वन विभाग के अधिकारी जंगलों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 50 दिनों में आग की घटनाओं में 13,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के अधिकारी जंगलों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आग लगने की घटनाओं से अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो वनों को आग से बचाने के लिए विभाग के साथ सहयोग करें। ये संकट मोचन टेम्पल के साथ लगती जगह है। यहाँ पे एक स्कूल है, साथ में होटल है, कुछ रहायशी मकान है। नुकसान तो जंगल में काफ़ी हुआ, पर वैसे मकान और स्कूल तो बच गया है। उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। कल शाम और देर रात हुई बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर का पारा लुढ़क गया। दिल्ली में पानी बरसा। देर रात दिल्ली के चाणक्यपुरी समेत कई इलाकों में बारिश हुई। देर शाम से रुक रुक कर तेज हवाएं चलती रही। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई, लेकिन रात होते होते मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिली। सड़क से गुजरते कई लोगों ने बारिश का मजा लिया। कहने लगे, बारिश आई है तो जरा जम के हो। हम बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अचानक बारिश आई है, बहुत मौसम सुहाना हुआ है। मौसम का बहुत मजा लिया, बहुत गर्मी आ रही है। अच्छा हुआ बारिश हो रही है। चाणक्यपुरी की ये तस्वीरें देखिए। कई जगहों पर पानी जमा हो गया। तपती धरती की पानी ने प्यास बुझाई। कई दिनों से 40 डिग्री से ऊपर की गर्मी झेल रहे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि झुलसते पेड़ों, प्यासी धरती के लिए बारिश राहत लेकर आई। इधर मुंबई में बारिश का दौर जारी है। नवी मुंबई के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। इधर उत्तराखंड के चंपावत में पिछले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश हुई। कई जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और उत्तराखंड के सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर बड़ा हादसा हो गया है। सहस्त्रताल पर ट्रैकिंग के लिए गए 5 लोगों की मौत हो गई। सहस्त्रताल में फंसे ट्रैकर्स को बचाने में भारतीय वायुसेना जुटी हुई है। आईएएफ ने ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम में फंसे 15 ट्रैकर्स में से 3 की जान बचाई। आईएएफ ने 2 चीता और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किया। इसके साथ ही आईएएफ ने 5 ट्रैकर्स के शवों को ताल से सफलतापूर्वक निकाला। बता दें कि 4 जून को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग रूट पर 22 सदस्यों वाला ट्रैकिंग दल गया था, जहां खराब मौसम के कारण ट्रैकर्स रास्ता भटक गए। 11 ट्रैकर्स को एयरलिफ्ट कर दिया गया। आज वायुसेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये अभियान आज भी जारी रहेगा।